गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे चीन की। चीन के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे मेडोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ठीक नीचे मौजूद एक एक्टिव फॉल्ट लाइन सक्रिय भ्रष्ट रेखा मौजूद है। यह एक्टिव फॉल्ट लाइन इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए खतरा पैदा कर सकती है। वो वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट में दरार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर बुरा असर डाल सकती है। इससे बांध के निचले इलाके को खतरा पैदा हो सकता है, जिसमें भारत और बांग्लादेश शामिल हैं। चीन का मेडोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा, जो यारलुंग जंगबो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार चीनी भाषा के एकेडमिक जर्नल सेडिमेंट्री जियोलॉजी एंड टेथियन जियोलॉजी में छपे एक पेपर में शोधकर्ताओं ने ढलान को स्थिर करने और संभावित भूस्खलन व ढहने की घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत उपाय करने की जरूरत पर जोर दिया है। रिसर्च पेपर को चेंगदू यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, चाइना जियोलॉजिकल सर्वे के सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन सेंटर और मिडल यारलुंग जंगबो रिवर नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च स्टेशन ने मिलकर लिखा है। रिसर्च पेपर में इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की संभावनाओं पर चर्चा की गई है। मेडोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तिब्बत के जिस इलाके में बन रहा है, वहाँ पैजेन फॉल्ट लाइन की एक एक्टिव फॉल्ट लाइन मौजूद है। इस वजह से उस इलाके और आसपास के पहाड़ों में दरारें पड़ रही हैं, जिससे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की नींव की मजबूती और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। ये एक्टिव फॉल्ट हिमयुग के दौरान से मौजूद है और उस समय से ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा है। इससे इस इलाके में तेज भूकंप आने, दरारें पड़ने या उनके नष्ट होने का खतरा ज़्यादा है। पैजेन फॉल्ट का इलाका ब्रह्मपुत्र नदी के डाउनस्ट्रीम में प्रस्तावित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए तय किए गए रिजर्व एरिया में स्थित है। शोधकर्ताओं ने बताया कि उस इलाके की ज़मीन ढीली है, जिससे किसी भी संरचना की ज़मीन से जुड़ाव के कमज़ोर पड़ने का खतरा है। उन्हें यह भी कहा कि लंबे समय तक पानी में डूबे रहने और फॉल्ट एक्टिविटी और भूकंप के असर से रिजर्वर एरिया के दोनों तरफ की ढलानों में अस्थिरता बहुत आसानी से पैदा हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि क्षेत्रीय भूकंपीय गतिविधियों के कारण आसानी से भूस्खलन और जमीन धंसने जैसी घटनाएं हो सकती हैं, जिससे इंजीनियरिंग सुविधाओं और वहां काम करने वाले लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो नदी बांध के बारे में जाने। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा बांध का निर्माण कर रहा है। यह बांध भारत से सटी सीमा के करीब तिब्बत में बन रहा है। इस बांध से 60,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की योजना है, जो चीन के ही थ्री गॉर्जेस बांध से कई गुना अधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बांध जल प्रवाह नियंत्रण के लिहाज से भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय है। इस बांध के निर्माण से निचले इलाकों में सूखा या अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। आइए बात करें हम इसराइल की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि इसराइल किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि देश विदेशी खरीद पर निर्भरता कम करने के लिए अपने यहाँ हथियारों का उत्पादन बढ़ाएंगे। वायुसेना के पायलटों के ग्रेजुएशन समारोह में नेतन्याहू ने कहा, हमारी नीति बिल्कुल साफ है, समझौता हो या न हो, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले नहीं किए होते तो ईरान खुद को हथियारों से लैस कर चुका होता। नेतन्याहू ने घोषणा की कि अगले 10 वर्षों में रक्षा बजट में 350 अरब शेकल करीब 116 अरब अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी की जाएगी। इसका बड़ा हिस्सा वायुसेना पर खर्च होगा। साथ ही हम इसराइल में ही बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद बनाने का उद्योग विकसित करेंगे। उनका कहना था इससे विदेशों में से खरीद पर निर्भरता कम होगी। ये बयान ऐसे समय आया जब अमेरिका और ईरान के बीच फिर से हमले हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान के साथ समझौते की संभावना अब खत्म हो चुकी है। इजरायली सेना प्रमुख बोले, जंग के लिए तैयार। इसराइल के सेना प्रमुख एयाल जमीर ने कहा है कि इजरायली सेना ईरान और लेबनान की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री इसराइल कोर्ट्स ने कहा कि सेना पूरी तरह सतर्क है और अभियान दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। इस बीच रक्षा मंत्री इसराइल कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जब तक हिजबुल्लाह पूरी तरह से हथियार नहीं छोड़ देता, तब तक इजरायली सेना लेबनान में बनी रहेगी। अपने कार्यालय की ओर से जारी बयान में उन्होंने कहा कि लेबनान में प्रवेश करने के लिए हमने किसी से अनुमति नहीं मांगी थी और वहां बने रहने के लिए भी हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान में जितनी देर जरूरत होगी उतनी देर तक रहेंगे, जब तक पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह को पूरी तरह से निशस्त्र नहीं कर दिया जाता। कोर्ट्स ने कहा कि इजरायली सेना ने लेबनान में एक मजबूत सुरक्षा क्षेत्र बना लिया है। उनके मुताबिक यह इलाका पश्चिम में भूमध्य सागर से लेकर दक्षिण लेबनान के अरनून के पास मौजूद ब्यूफोर्ट किले तक और पूर्व में माउंट हार्मोन के आसपास के इलाकों तक फैला हुआ है। आइए बात करें नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा की। नरेंद्र मोदी 40 साल में न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोदी शुक्रवार को अपने 3 देशों के दौरे के आखिरी चरण में न्यूजीलैंड पहुंचे। ऑकलैंड एयरपोर्ट पर खुद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन पहुंचे थे। पीएम मोदी न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा उनका भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। नई दिल्ली से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि यह दौरा मार्च 2025 में लक्सन की भारत यात्रा के बाद भारत न्यूजीलैंड संबंधों में आई मजबूत गति को सार्थक रूप से आगे बढ़ाएगा। उन्हें यह भी कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को
कि उनकी यात्राएं भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और आज़ाद और खुले इंडो पैसिफिक के प्रति भारत के नज़रिए को और मजबूत करेगी। न्यूजीलैंड के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक में सबसे बड़ा समझौता कारोबार को लेकर होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, जिसकी घोषणा की जाएगी। इसके अलावा ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में भारतीय समुदाय का एक विशाल कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल प्रमुख व्यापारिक घरानों और खेल जगत की हस्तियों के साथ भी पीएम मोदी की बैठक करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। न्यूजीलैंड के पीएम ने इस कारोबारी समझौते को ऐतिहासिक बताया है। पीएम लक्सर की तरफ से की गई घोषणा के अनुसार समझौते के तहत भारत को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की व्यापक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें पहले ही दिन से न्यूजीलैंड के 57% निर्यात शुल्क मुक्त होंगे। रक्षा, शिक्षा और तकनीकी आदान प्रदान को गहरा करने पर बात होगी। भारत न्यूजीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद मोदी न्यूजीलैंड पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ के साथ शिखर वार्ता की। दोनों नेताओं ने शांतिपूर्ण इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने में द्विपक्षीय साझेदारी के महत्व पर जोर दिया। बातचीत का एक मुख्य पहलू रक्षा संबंधों को, खासकर समुद्री क्षेत्र में उसे काफ़ी मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बात करें अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इजराइल की सरकार ने अमेरिका के साथ एक खुफिया सूचना साझा की है। इस सूचना के तहत ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश रच रहा है। अगर इसराइल की इस खुफिया सूचना की पुष्टि होती है तो ये जानकारी ऐसे समय आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही तनाव बढ़ा हुआ है और दोनों तरफ से एक दूसरे के ठिकानों पर हवाई हमले किए जा रहे हैं। कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहता है ईरान। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कुछ फोर्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की कसम खाई हुई है। कासिम सुलेमानी की हत्या डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुई थी। क्योंकि ट्रंप ने ही कासिम सुलेमानी की हत्या के लिए ड्रोन हमले के आदेश दिया था, इसलिए ईरान की IRGC सेना ट्रंप को इसलिए जिम्मेदार मानती है। वहीं बीती 28 फरवरी को अमेरिकी हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ट्रंप ईरान के चरमपंथियों की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। एक अन्य अमेरिकी अखबार CNN ने भी इस रिपोर्ट की पुष्टि की है और दावा किया है कि इस सप्ताह भी इसराइल की तरफ से अमेरिका को खुफिया सूचना दी गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी इस खतरे को लेकर सतर्क है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ट्रंप की ईरान के खिलाफ फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित करने के लिए भी इजरायली खुफिया एजेंसियां ऐसा आकलन कर सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं ईरान की तरफ से उनकी जान को खतरा है। तुर्की के अंकारा में नाटो सम्मेलन से इतर मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे अमेरिकी नेताओं की जान लेना चाहते हैं और मुझे भी मारना चाहते हैं। मैं उनकी हिट लिस्ट में शीर्ष पर हूँ। ट्रंप ने कहा कि मैं इस मामले में अभी तक भाग्यशाली रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि ज़्यादा समय तक भाग्य मेरा साथ न दे। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.